आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है शब्द रंग के छोटे से जीवन का, जहाँ पे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आकाशवाणी उतरा है। आकाशवाणी हम लोग तब से जानते हैं जब रेडियो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था। हम लोग का बचपन, हम लोग वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने हर तरह की चीज़ें देखी हैं। रेडियो को अपने उरूज पे जाते हुए देखा है और रेडियो का करीब करीब अंत होते हुए देखा है। लेकिन जो रेडियो की बात हो अगर हम करें, तब विविध भारती और सिलोन, आकाशवाणी उतना परिचित नाम नहीं था। हम लोग आकाशवाणी को ऐसे जानते थे कि जब सत्यनारायण जी की कथा होती थी हमारे घरों में, तो वो कहते हैं कि कलावती कन्या बगैर प्रसाद लिए चली आई अपने घर से। तो वहाँ पे जो है आके देखा तो उसके पति का हाथ डूब गया है। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुम जाओ घर, वहाँ से पूजन विधिवत संपन्न करो, प्रसाद लेके आओ, फिर तुम्हारा जो है पति मिलेगा। तो आकाशवाणी मैथोलॉजिकल तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देवकी को लेके जा रहा था कंस, तब आकाशवाणी हुई। तो कुछ उस तरह का जो है फीलिंग आ रही है कि आकाशवाणी से कोई आया है हमारे स्टूडियो में, तो कुछ ना कुछ जो है मैथोलॉजिकल कैरेक्टर होगा। तो हमारी मीनू जी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आकाशवाणी की बड़ी अधिकारी, जो अभी सितंबर में ही रिटायर हुई हैं। नहीं रिटायर हुई होती तो हम इनके स्टूडियो में चले जाते। रिटायर हो गई हैं तो अब हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी छोटी बहन मीनू खरे जी का। तो शब्द रंग के दर्शकों, स्वागत कीजिए तालियों के साथ आप लोग मीनू जी का। आकाशवाणी में मीनू जी हमारे एक पद पर रहीं, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, बहुत सारे कार्यक्रम किया होगा, लेकिन एक ख़ास चीज़ इनके साथ और जुड़ी है। उन्होंने जल के लिए एक मिशन चलाया। आकाशवाणी में एक अधिकारी रहते हुए, तो वो बड़ी कमाल की चीज़ हुई आपके जीवन में। तो मैं आज के पॉडकास्ट में हम लोग लिमिट करेंगे, हमारी छोटी बहन है तो आती ही रहेंगी और विषयों पे बार बार आएंगी, हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ जल की। जल माने पानी। पानी आँखों में रखो, पानी आँखों में रखो और जल से कर लो प्यार। पानी आँखों में रखो और जल से कर लो प्यार, और जल धरती का खून है। जल धरती का खून है, जल जीवन का सार। क्या बात है। तो आज हमारी धरती को दो प्रॉब्लम है। एक धरती को बुखार है, तप रही है धरती। एक मेरा दोहा है, पेड़ कटे रहने लगी धरती बहुत उदास, धीरे धीरे आ रहा सूरज उसके पास। तो एक तो धरती को बुखार है, दूसरा हमारी धरती को डायरिया है। पानी की कमी है हमारी धरती को। तो हम मीनू जी से पूछेंगे कि आप क्या कर रही हैं ऐसा कि हमारी धरती का बुखार दूर हो, हमारे धरती का डिहाइड्रेशन दूर हो। तो मीनू जी, आपने जो किया है, जो अनुभव रहा है, कितनी सफलता मिली, कैसे सफलता मिली, हमारे दर्शकों को आप बताएं। राजेश जी, आपने दो शब्दों को बहुत आयत से प्रयोग किया अपने इंट्रोडक्शन में, एक रेडियो और दूसरा जल। दोनों ही मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं। और रेडियो की बात करूं तो रेडियो मेरी सांसों में बसता है, और
शायद जब मैं गर्भ में थी तब से रेडियो सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार था जहाँ के लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। मेरी मदर श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, वो आकाशवाणी में एक बाल कलाकार के रूप में आकाशवाणी लखनऊ में कार्यक्रम देती रही हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा जुड़ाव कितना लंबा है आकाशवाणी से। और उसके बाद मैं भी कलाकार के रूप में आकाशवाणी से जुड़ी और फिर ये सफ़र पूरा जीवन ही लग गया आकाशवाणी के नाम। आज दूसरी बात आपने कही जल की, तो मैं एक ब्रॉडकास्टर थी और आज भी ब्रॉडकास्टर हूँ रेडियो की। तो आकाशवाणी ने मुझे ब्रॉडकास्टर बनाया, लेकिन कुछ ऐसी करवट वक्त ने ली कि मैं ब्रॉडकास्टर से वाटरकास्टर बन गई। अगर आपसे बात करूं तो ये G20 का समय था, जबकि आकाशवाणी के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। हज़ारों युवाओं से मिलने का मौका मिला और उनको कला संस्कृति से उनको परिचित कराना और उनको इकोलॉजी से के प्रति उनको जागरूक करने का दायित्व आकाशवाणी लखनऊ के निदेशक के रूप में मैंने ये बीड़ा उठाया। तो बात उस समय की है कि जब मैं G20 कार्यक्रमों का समापन कर रही थी और 1090 चौराहा आकाशवाणी लखनऊ ने एक वॉकेथॉन वहाँ पर आयोजित की, जल के लिए चल। जल के लिए चल यानी कि हम लोग जल के समर्थन में एक वॉक करेंगे। और 1090 चौराहे, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त चौराहा रहता है। और तो खैर ये वॉकेथॉन सुबह सुबह चूँकि आयोजित थी, तो हमने ऐसा सोचा था कि इसमें 200-300 लोग आएंगे और हम वॉकेथॉन मेरी आराम से हो जाएगी। उस समय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। तो एक मेरा ऐसा संकल्प था कि उस समय मैं लोगों को जोड़कर एक मानव श्रृंखला बनवाऊंगी जल संरक्षण के सपोर्ट में। लेकिन मेरी कल्पना से परे 200-300 लोगों को तो छोड़िए, वहाँ पर 2-3 हज़ार से भी ऊपर लोग आ गए और कुछ ऐसा लोगों का जुड़ाव रहा, कुछ ऐसी पब्लिसिटी हुई कि इतने लोग आ गए। तो हज़ारों लोगों की मानव श्रृंखला बना पाना 1090 चौराहे पर, क्योंकि ट्रैफिक उस समय तेज़ हो चुका था, वो संभव नहीं था। तो मैं एकाएक मुझे ये लगा कि चूँकि हम रेडियो से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मंच पर चढ़ गई और मैंने ये घोषणा की कि चूँकि मैं रेडियो फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ, तो हम जो ह्यूमन चेन बनाएंगे वो रेडियो पर ह्यूमन चेन बनाएंगे। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया कि रेडियो पर क्यों ना हम प्रतिदिन किसी एक ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू करें जिसने वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में कुछ काम किया हो। तो उस सीरीज़ का नाम ह्यूमन चेन का नाम मैंने रखा बूंदों की न टूटे लड़ी। क्या बात है। तो ये नाम रखा और ये जो ह्यूमन चेन है, ये मैंने वहाँ पर अनाउंस किया था कि मैं 100 दिनों तक कंटिन्यूस ह्यूमन चेन बनाऊंगी। तो 2-4-6 दिन तो लोग मिलते रहे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल मैंने संकल्प ले लिया है जी आपने। तो खैर अब ले चुके थे तो अब आगे बढ़ना ही था। तो मैंने कोशिश की और उसके बाद बूंदों की न टूटे लड़ी 100 दिनों का सफ़र पूरा हुआ। लेकिन 100 दिनों के सफ़र में हमारे साथ बहुत सारे रेडियो जॉकीज़ भी जुड़े थे, मैं रेडियो में काम करती थी। तो सबने कहा कि मैम ये श्रृंखला इतनी खूबसूरत है कि इसे पूरे 1 साल चलनी चाहिए। और उसके बाद मैं क्या कहूँ, बहुत मशक्क़त करके पूरे देश से मैंने वाटर वॉरियर्स को ढूंढा और जिन्होंने जल के लिए काम किया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, साइंटिस्ट थे, गृहिणियाँ थीं, बच्चे थे, कवि थे, लेखक थे, बहुत सारे कहानीकार थे, ड्रामा से जुड़े हुए लोग थे, सभी पद्मश्री अवॉर्डीज़ थे जो जल के लिए काम करते थे। उन सबको हम लोगों ने इंटरव्यू किया और बूंदों की न टूटे लड़ी ये 367 डेज़ तक ये चलती रही श्रृंखला। इसको देश के बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया और पूरे दुनिया में इसको प्रसिद्धि मिली और लोगों ने इसे पसंद किया। सबसे बड़ी बात है कि इस श्रृंखला के माध्यम से रेडियो को एक
टूल के रूप में मैंने प्रयोग किया और उससे लोगों के बिहेवियरल चेंज आए। कैसे किसी व्यक्ति को, क्या रेडियो सुनाकर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसी कोशिश हमारी थी। पानी हम लोग आम तौर पे बर्बाद कर देते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपके यहाँ मैं आई और आपने मुझे आपके लोगों ने मुझे पानी का ग्लास ऑफ़र किया, तो मैंने देखा पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी बूंदों की न टूटे लड़ी थी, इसमें एक श्रृंखला ये भी हम लोगों ने, बच्चों ने चलाई कि हाफ ग्लास कैंपेन। जब हम किसी को पानी दें तो आधा कप पानी दें, आधा ग्लास पानी दें, अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो और मांग लेगा। ऐसे ही न जाने कितने कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए। हमारे 20-22 से ज़्यादा रेडियो वाटर क्लब्स हमारे श्रोताओं ने बनाए और अब वो क्लब्स मिलके काम कर रहे हैं वाटर क्या कंजर्वेशन बात के लिए। है। तो आपके वाटर कंजर्वेशन के काम में, जी, और शायद जितना हम समझ पाए हैं, अभी और गहरे जाएंगे तो और बातें निकलेंगी, तो वाटर कंजर्वेशन सिखा रही थी कि वाटर कंजूसी सिखा रही थी कि यहाँ दोनों एक ही चीज़ है? देखिए वाटर कंजूसी उसे अगर कहें मितव्ययिता हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी माँ के भूगर्भ जल का हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि वहाँ पर पानी बचा ही नहीं है। अगर आपके पास, आपकी जेब में पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 100 ही रुपए बचे हैं, तो अगर आप उसे सोच समझ के खर्च करते हैं तो उसे कंजूसी नहीं कह सकते हैं। उसे कहेंगे सोच समझ के खर्च करना, परिस्थितियों के तो अनुरूप अपने को देखिए, ढालना। जल बचाएं, जी। ये बात तो समझ में आता है, लेकिन क्या आप लोगों ने किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जहाँ पे वाटर रिचार्जिंग की कोई बात हो रही हो? कि देखिए, जितना हम धरती देने के लिए ही है, लेकिन जो धरती देती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य कोई स्रोत हो, खनिज हो, हम धरती से जितना लेते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम धरती को उतना वापस करें। तो अगर हम पानी लेते हैं, ठीक बात है, धरती तैयार है, हमारी माँ है, हमको प्यासा नहीं मरने देगी। लेकिन अगर हम धरती से पानी ले रहे हैं तो पानी को हम दोबारा रिचार्ज करें। 100 रुपये हमारे पास है, हमने उसमें से 70 खर्च कर दिया, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसमें हम 70 वापस लाएं उस जेब में, ताकि आपकी जेब हमेशा भरी रहे। तो उसके लिए कोई कैंपेन किया आप लोगों ने, किसी तरह का कोई प्रयास किया? जी, बिल्कुल किए। अगर इस संदर्भ में मैं बरेली के बच्चों के एक कैंपेन की बात करूंगी। बरेली के बच्चे जो स्लम एरिया से आते हैं, उन्होंने मिलके जल गुल्लक बनाई। जी। जल गुल्लक क्या चीज़ है? जो हमारी रूफ टॉप है, उस पर जब पानी बरसता है तो उसको एक पाइप से कनेक्ट किया और पाइप को कनेक्ट करके उन्होंने एक टंकी में जोड़ दिया। जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुनने में, लेकिन बच्चों द्वारा ये किया गया प्रयास। राजनारायण जी हैं, बरेली के बहुत बड़े वाटर एक्टिविस्ट हैं, और उनके प्रयासों से उन्होंने बच्चों को सिखाया और जल गुल्लक का निर्माण हुआ। और जब ये जल गुल्लक बन गई बच्चों की, बच्चों ने जैसे पैसे जोड़ते हैं वैसे ही पानी जोड़ा, और उसके बाद उसको जोड़ दिया गया धरती से, जी। और वो धरती के अंदर रिचार्जिंग का काम करने लगा। तो ये जल कंजूसी, गुल्लक है। मैं साधारण शब्दों में बोल रहा हूँ, जी जी। कंजूसी, फिर उसके बाद बचत, दो गुर दिया। जल बचाएं और आप धरती से ले रहे हैं जल, तो धरती को वापस दें। आप ये देखो कि हमारी पूरा ग्लोब अगर आप देखें तो हमारे ग्लोब में 2/3 पानी है, 1/3 हमारा लैंड है। तो पानी तो बहुत है, ज़रूरत कहाँ है? एक अगर आपकी बात को मैं कहीं रोक रही हूँ, जी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बहुत ही छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। तो वो तो सुनेंगे ही, आपको बुलाया किस लिए है। लेकिन एक बात हो रही है, एक प्रयास की हम बात कर रहे हैं। मैडम ने जो प्रयास किए हैं, एक अवेयरनेस पैदा किया है। ये प्रयास कहीं ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े जो है मशीनरी ला के और आप जो है पानी को रिचार्ज कर रहे हैं। आप मशीनें लगा के, पाइप डाल के धरती के अंदर आप जो है पानी को रिचार्ज कर रहे हैं। ये प्रयास नहीं कर रही।
लेकिन एक जागरूकता जब होती है, जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो जब हम जागरूक बनेंगे, पानी का कई बार ऐसा होता है कि नल खोल दिया, दाढ़ी बना रहे हैं आप, तो जितनी देर में आप साबुन लगा रहे हैं अपने गाल पे उतनी देर तक पानी बह रहा है। हल्का सा आपने साबुन लगाया हाथ में और उसके बाद जो है हाथ मल रहे हैं, 3 लीटर पानी आप बहा देते हैं। एक तो हम बहुत से सोसाइटीज़ में देखते हैं हम लोग कि पानी का फोर्स इतना तगड़ा होता है कि खोलते ही जितनी देर में आप ब्रश करेंगे 2 बाल्टी पानी बह जाएगा। तो छोटे छोटे तमाम बिंदु हैं और हमारी मीनू जी ने एड्रेस किया होगा। हम मीनू जी से कुछ कविताएं सुनेंगे पानी पे। पानी पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत काम मेरा भी है, पॉल्यूशन पे। एक मेरा दोहा काफ़ी मशहूर हुआ, वो कहीं न कहीं प्रदूषण से ही है, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, चाहे पानी का प्रदूषण हो। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पानी भी और हवा भी, वातावरण, ये सब पेड़ों से जुड़ा हुआ है। एक दोहा मैं सुनाता हूँ, फिर बिल्कुल। आपसे कुछ हम लोग जल संरक्षण में क्या क्या काम आपने किया है इसके बारे में और जानेंगे। फिर जब 2 कवि मिल जाएंगे तो कविता तो होगी ही। तो जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त, अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त, अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। तो मैडम, क्या आपने अवेयर किया कि ये जो पानी वृक्षों से संबंधित है? आपने कोई ऐसा प्रोग्राम रखा, कोई इस तरह का अवेयरनेस पैदा किया? जी। ये जो बूंदों की न टूटे लड़ी की ही अगर हम बात कहें तो ये चूँकि पूरे वर्ष चलने वाला एक ह्यूमन चेन प्रोग्राम था, तो इसमें मैंने बच्चों को लिया, सबको जैसे बताया आपको, हर समाज के हर वर्ग को मैंने लिया। जी। तो इसलिए कि वृक्षों से कैसे जुड़ाव है, मैंने ऐसे लोगों को तमाम इंटरव्यूज़ किए जिन्होंने, जो आजकल आर्टिफिशियल जंगल जिसे कह सकते हैं, लोग कहते हैं, हालांकि मैं उन्हें कृत्रिम नहीं मानती, कृत्रिम आर्टिफिशियल जंगल उन्हें कहते हैं जो मनुष्य खुद लगाते हैं, उन्हें जंगल वन बना देते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ ये विषय है। तो तमाम ऐसे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया जो कि पेड़ लगाते हैं। पेड़ वाले बाबा लखनऊ में ही रहते हैं जी। और उन्होंने अब तक 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। क्या बात ऐसे तमाम लोगों को इंटरव्यू दर्शकों, किया। आप लोग अपने स्क्रीन के सामने ताली बजाइए, बहुत बड़ी बात कहा है हमारी मीनू जी ने। तो एक तो आपको इस कार्यक्रम से हमें लगता है इतना बड़ा एक्सपोजर मिला, इतने तरह तरह के लोगों से आप मिली और आपका मैसेज सरकार तक भी पहुंचा होगा। बिल्कुल पहुंचा। और मैं इसमें थोड़ा सा वो करूंगी कि मुझे एक्सपोजर मिला, अ, थोड़ा काम किया तो कुछ मिला। मुझे लगता है कि उन लोगों को अधिक एक्सपोजर देने का मैंने काम किया, उनके काम को आगे लाने का मैंने एक संकल्प लिया जो सचमुच में बड़े काम कर रहे हैं। जी। तमाम ऐसे पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं जिन्होंने, जैसे जिसमें जल पुरुष राजेंद्र सिंह की मैं बात करूंगी, जी। जोहड़, राजस्थानी भाषा में छोटे छोटे जो गड्ढे जिनमें जल भरा जा सकता है, उनको जोहड़ के माध्यम से कितने बड़े बड़े उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार मिला, दुनिया में नाम किया। हमारे कितने सारे महेंद्र लोग, मोदी जी ने भी काफ़ी काम किया। नरेंद्र मोदी जी, महेंद्र माननीय, मोदी जी। मैं महेंद्र मोदी जी, मैं पहले नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहूँगी। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, ये विश्व का जल संरक्षण का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से और उनके निर्देशन में ये प्रोजेक्ट हमारे देश से शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है कि बचा लो वर्षा की बूंदों को। वर्षा की बूंदों को बचाने का जो संकल्प है, कुछ देर पहले मैंने एक कविता सुनाने की आपसे खुद स्वयं
गुजारिश की थी उसका आशय ये था कि आपने बोला ना कि 2/3 पानी है, हमारे शरीर में भी 2/3 पानी है, लेकिन फिर भी हमको पानी की ज़रूरत है। हमारे जो एक छोटी सी कविता सुनिए 3 लाइन की, जी। कि बड़ी उदासी है सात समंदर और धरती प्यासी। क्या बात है। बड़ी उदासी है सात समंदर और धरती प्यासी, और बूंदों का मोल सूखे होठों ने बताया है अनमोल। क्या बात है। बूंदों का मोल भरी हुई आंखों ने बताया है अनमोल। तो बूंदों का मोल समझिए और पानी को बचाइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखिए हमारे घरों में आरओ हम लोग यूज़ करते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है उससे। वेस्ट करते हैं लोग, लेकिन एक वाटर वॉरियर होने के नाते हम लोगों में, जितने लोग हमसे जुड़े, परिवर्तन आया। मेरे घर में भी आरओ है सबके घरों की तरह, लेकिन एक बूंद भी पानी बहता व्यर्थ नहीं है। होता है। उसको हमेशा कनेक्ट कर रखा है कंटेनर से, और उसको हम पौधों में पानी डालने के काम में लाते हैं, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे घर के बर्तन साफ करने हो, चाहे आपको घरेलू काम, तमाम घरेलू मैं काम है। 1 मिनट के लिए रोकूंगा जी। और अपने दर्शकों से मीनू जी के माध्यम से हम ये अपील करेंगे, आरओ तो हर घर में है, हर घर की ज़रूरत है, लेकिन आरओ से जो वेस्ट पानी निकलता है वो वेस्ट नहीं होता, वो वैसा ही जल है, उसमें वैसा ही जीवन है। उस जल को आप सिंक में बहने ना दें, उस जल को आप प्रिजर्व करें। वही पानी आपके नहाने के काम में, कपड़ा धोने के काम में, गार्डनिंग के काम में, और इवन अगर हम लोग जैसे देहाती में नहीं हो तो उनके लिए पीने के काम में भी वही पानी आने वाला है। तो पानी देखिए बहुत आसान है, हवा बहुत है आसान है, मुफ्त में मिलती है, लेकिन जिस दिन हवा जानी और आनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल। उसी तरह से पानी जितना आसान है उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही कीमती है, उतना ही दुर्लभ है। और मैडम जब कविता सुना रही थी हमारी छोटी बहन, तो हमको भी एक लाइनें याद आई। उस दिन धरती बहुत उदास हुई, उस दिन धरती बहुत उदास हुई, जब समुंदर पे ही बरसात हुई। तो रेगिस्तान जाइए, अभी जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ अकाल पड़ता है, वहाँ की पीड़ा आप तब समझेंगे। वहाँ जाइए, देखिए 15-15 किलोमीटर जाके महिलाएं अपने सर पे लाद के पानी लाती है। वो पानी है, उसकी कीमत जो आपके घर के नल के अंदर आ जाता है, उसकी कीमत, दोनों को आप कंपेयर करो, और अगर आप उनकी कीमत समझोगे तो आप अपना पानी बर्बाद नहीं करोगे। ये धरती एकमात्र ग्रह है जहाँ पे पानी है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा उसमें बूंद के समान है। और हमारी आकाश गंगा इतने बड़ी है कि हमारी पृथ्वी उसके अंदर बूंद के समान है, लेकिन हमारी पृथ्वी सबसे सुंदर, सबसे बड़ा प्लेनेट इसलिए है कि हमारे पास पानी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी नक्षत्र, किसी भी ग्रह पे, किसी भी प्लेनेट पे नहीं है। तो एक तो हम अपनी धरती का आदर करें कि साहब क्या दुर्लभ धरती है जहाँ हमको मिली है, जहाँ हम रह रहे हैं, और उस धरती का खून, हमारे जो शरीर का खून है, वही खून धरती का खून है, और उसी खून से हमारे शरीर में खून है। तो हम अपने पानी को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारी मीनू जी ने बहुत प्रयास किया है, हम कुछ और प्रयास जानेंगे। किस तरह से टिप्स देना चाहेंगी हमारी गृहिणियों को, हमारी माँओं को, हमारी पत्नी को, हमारी बीवियों को, बीबियाँ नहीं, बीबी एक ही होती है, एक ही को दे दीजिए बहुत है। तो आप मीनू जी से कुछ टिप्स लें कि हम लोग खाना पकाते समय क्या करें, हम लोग नहाते समय क्या करें, हम लोग गाड़ी धोते समय क्या करें, हम लोग पौधों में पानी देते समय क्या करें। देखो, ये जल जिस दिन
धरती से ख़त्म हो जाएगा, धरती ख़त्म हो जाएगी, जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो मैडम बहुत ज़रूरी काम है। हम लोग बात तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप टिप्स दीजिए हमारी। देखिए, टिप्स में अगर बात मैं करूँगी तो सबसे पहले तो मैं गृहिणियों से हम सभी महिलाओं से और पुरुषों से भी ये कहना चाहूँगी कि जो आरओ वाली बात है, आरओ से 80% पानी हर घर में बहुत सारे घरों में बर्बाद होता है। आप सोचते हैं कि ये वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर नहीं है। आपके पीने के लिए पानी उसने निथार कर साफ करके आपको दे दिया है, लेकिन ये पानी ख़राब पानी नहीं है। इससे आप वो सारे काम कर, पीने के अलावा सारे काम आप कर सकते हैं, सब्जियां धोने का काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर बनानी होगी कि ये पानी बर्बाद ना हो। आपको मालूम है ज़ीरो डे किसे कहते हैं? ज़ीरो डे वो डे होता है जिस दिन भूगर्भ जल स्तर ज़ीरो हो जाता है और एक बूंद भी पानी धरती के गर्भ में नहीं मिलता है। हमारे देश में ज़ीरो डे फेस करने वाले 2 शहर हैं। एक चेन्नई फेस कर चुका है और बेंगलोर उसकी कगार पे है। आप ये सोचिए कि जब धरती में पानी ही नहीं होगा तो ये कौन सा सवाल है कि ये साफ़ पानी है या ये वेस्ट वाटर है। हमें तो वाटर ही प्रिजर्व करना है। इसलिए वो बहुत काम कर सकती हैं महिलाएं, जो चाहती हैं वो ज़रूर कर सकती हैं। शक्ति स्वरूपा हैं। आप अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करें जल संरक्षण में, क्योंकि जल में शक्ति है। हमारे यहाँ एक धर्म से जोड़ दिया जाता है कि अगर नल खुला छोड़ोगे तो गरीबी आएगी। धर्म से जोड़ के तो हमारे तो परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं हमारे यहाँ जल संरक्षण की। और जल को जो है आचमन करते हैं, जल से स्नान करते हैं, जल को आँखों पे लगाते हैं। तो ये परंपरा का देश जो है अगर जल को बर्बाद करेगा तो कितनी बड़ी बात हो रही है। और हम लोग 1/5 है, 2.5% हमारी धरती है और हम 25% से ज़्यादा उसके अंदर निवास करते हैं। एक तो वैसे ही जल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। 2.5% धरती पे 2.5% लोग रहने चाहिए, लेकिन हम रह रहे हैं 25-30%। हर 5वां आदमी भारतीय है और चीनियों को और भारतीय को मिला दिया जाए तो धरती पे हर दूसरा आदमी आइदर वो चीनी है और या फिर जो है हिंदुस्तानी है। आप इसी ढंग से क्रम में चले तो कुछ दिन में ऐसा आएगा हर तीसरा आदमी हिंदुस्तानी होगा या चीनी होगा। तो दूसरा क्या, 80% की पॉपुलेशन हम छू जाएंगे। यूरोप नहीं बढ़ रहा है, अमेरिका नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे ये समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। और विश्व गुरु बनने की बात हम लोग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु की बात करते हैं। जल जीवन मिशन चलाया हुआ है उन्होंने, घर घर नल और स्वच्छ जल की बात हो रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना रेलवे का बजट होता है और जितना सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा बजट आपके जल संरक्षण के लिए और जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। अथाह पैसा है, अकूत पैसा है, सरकार खर्च कर रही है। लेकिन कोई भी सरकार किसी भी देश को महान नहीं बना सकती। महान बनना होगा तो हम लोग खुद महान बने, हम लोग एक दूसरे को महान बनाएं, एक दूसरे को सिखाएं। कितनी बड़ी बात, रेडियो में रहते हुए आपको एक माध्यम मिला और मीनू जी ने उसको अपने सपने को देखा और उस सपने को साकार किया। तो मीनू जी रिटायरमेंट के बाद अभी इस मिशन को आगे ले जाने के लिए आप क्या कार्य कर रही हैं? रिटायरमेंट तो एक पोस्ट से होता है। एक जैसी अभी एक कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, एक दिन आता है जब ये कहा जाता है कि अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, लेकिन बहुत सारी कुर्सियाँ खाली होती हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ अपने लिए प्रतीक्षा कर रही होती हैं। तो मैं सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मैं
मेरे लिए बहुत सारे लोग वेट करते थे, और जब मैं सर्विस में थी तो लोग मुझसे कहते थे आप मुझसे जुड़िए। इंटरनेशनल पीथियन काउंसिल है जो कि मॉडर्न पीथियन गेम्स आयोजित करती है, और उसने मुझे यूपी हेड बनाया है, और मैं मॉडर्न पीथियन गेम्स की उत्तर प्रदेश प्रमुख हूँ। और पीथियन गेम्स के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी कि ये वो गेम्स हैं जो ओलंपिक की तरह के ही गेम्स हैं जिनका ग्रीस में शुरुआत हुई थी, लेकिन वो जो गेम्स हैं वो ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। एक लाइटर वेन में आपको बताऊं, गुट्टे शायद हर लड़की ने खेले होंगे, कम से कम मेरी पीढ़ी के लोगों ने तो बच्चियों ने खेले ही हैं। इक्कट दुक्कट खेले। अभी मैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एक मैच देख रही थी, एक टूर्नामेंट देख रही थी, गुट्टे खेलने का टूर्नामेंट। और जब मैंने उसको देखा मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। क्या डिसिप्लिन, किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करके मॉडर्न जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जाता है। तो अभी इससे पीथियन गेम्स से जुड़कर, अच्छा उसमें मॉडर्न गेम्स के अलावा इकोलॉजी, थिएटर, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इन सब पे काम किया जाता है। तो उससे जुड़ के मैं काम कर रही हूँ। कुंभ में मैंने वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा इवेंट किया, और उसमें मैंने बताया जो कुंभ है वो नदियों के मैनेजमेंट का उत्सव है। नदियों के कैसे, हाउ डू वी मैनेज अवर रिवर्स फॉर देयर क्लीनलीनेस एंड सैंक्टिटी, तो उसका उत्सव कुंभ है, वहाँ पर किया। और अभी एक सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं अभी कर रही हूँ जल के लिए, कि कैसे बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो मृत हो चुकी, नदियाँ सूख गईं, सरोवर सूख गए, लेकिन लोगों ने, बड़े बड़े वाटर वॉरियर्स ने प्रयास करके उन्हें पुनर्जीवित किया। तो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो फिर से पुनर्जीवित की गई। हमने सोचा कि हम रेडियो के लोग हैं, मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, तो मुझे लगा कि जो मृत प्राय जो वाटर बॉडीज़ थी, जैसे हमारे सरोवर, नदियाँ, झीलें, तो अगर वो पुनर्जीवित होती हैं किसी के प्रयास से, तो हम अपनी पूरी टीम लेके जाते हैं और वहाँ पर जल मंगल गाते हैं। किसी के एक नया जीवन किसी को मिलता है तो उसके मंगल की कामना करते हैं। क्या बात है। और हमारे फोक म्यूजिक में कर रही हैं आप, फोक म्यूजिक की बात कर रही हैं। मैं एक पूरा गीत सुनाने के लिए जिद करूंगा आपसे, लेकिन अभी मैं रोक इसलिए नहीं रहा हूं आपको, एक चीज मैं बता दूं, जो जल की बात हो रही है उसको आप पूरा बताएं, और समय खूब है हमारे पास। हाँ आप जी, पूरा समय लीजिए। जल मंगल की जो सीरीज़ है उसमें मैं अमेठी में गई थी, जैतपुर गांव में, और मैंने देखा कि वहाँ पर ग्राम पंचायत के पास एक संगोष्ठी और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, और हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम लोग चले जाते हैं और जो वहाँ के वाटर वॉरियर्स जिन्होंने असली में काम किया है उनका सम्मान करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। मुझे लगता है कि उनको सामने आना चाहिए। हम ये प्रयास करते हैं कि वो जब सामने आए, लोग जाने कि इन्होंने ये काम किया। वहाँ पर गांव के लोगों ने मिल के एक ग्राम पंचायत से सटे हुए सरोवर को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और वहाँ पर खड़े होके हम लोगों में देखिए कुआं पूजन गीत होते हैं, शादियों में, शादी ब्याह में मंगल गीत में आता है। तो इस तरीके के गीतों का गायन किया। और हम लोग जब वहाँ पे, उसको हम जल पिकनिक भी कहते हैं, जल पिकनिक कहते हैं, और वो क्या होती, इको जल पिकनिक, कि हम जाएं, पिकनिक मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन कुछ यूं कि वो हम पर्यावरण मित्र होके वाटर बॉडीज़ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करें। इको जल पिकनिक यही है। और आप 22 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर हरदोई के पास प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धोबिया आश्रम के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पर ये नीमसार हमारा तीर्थ स्थल है। वहाँ पर जो सरोवर है वो उसी की एक्सटेंशन है, वो जल स्रोत जो कि धोबिया आश्रम में है, और बीच में अर्बनाइजेशन के चलते उस सरोवर को पाट दिया गया। लेकिन वो जो जल स्रोत हैं वो जीवित हैं, और आज भी पूरी निष्ठा से हमारी जो लाइफ लाइन है लखनऊ की,
गोमती की वो सहायक जल निधियों के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार अपना जल दे रहे हैं गोमती को। और कहा जा सकता है कि उनकी गोमती जो हमारी बह रही है उसके बहने में इन जल निधियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो 22 मार्च को देखिए, इसके उपलक्ष्य में हम एक कार्यक्रम कितना बढ़िया हमने आयोजित किया, हम आयोजित कर रहे हैं एक कार्यक्रम जिसका नाम रखा है जल मंगल। और वहाँ पर फिर जाके हम जल मंगल गाएंगे अपनी बधाइयाँ टीम के गाएंगे। साथ। जल मंगल गाएंगे। इतना मैं बताती हूँ, जल से तरल कुछ नहीं होता है, लेकिन आप देखिए जल अगर अपने पे आ जाए तो विनाशकारी होता है। आपने तमाम देखा है जब सुनामी आती है तो जल का एक दूसरा रूप होता है। इसलिए जल से मित्रता रखिए और जल को अपने तरलतम, अपने पवित्रतम रूप में रहने दीजिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा, एक बात मीनू जी, हम लोग एक स्टूडियो बना रहे हैं गोसाईगंज में। छठ का पर्व पड़ा था, तो छठ पे हमारे स्टूडियो के हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे, तो जस्ट नीचे हमारी नदी बह रही है गोमती। मैं गया गोमती देखने, हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी मित्र जो है छठ की पूजा को शूट कर रही थी। और ये चैनल पे हम लोग बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे हम लोग सबको काम कि आपस में ही कर लो काम। बहुत बढ़िया। तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी महिला को बोल सकूं कि तुम इस पानी में उतर जाओ। वो पानी काला था। गोमती को नाला बना दिया गया है। आप जब बात करते हैं केजरीवाल ने यमुना को नाला बना दिया, यमुना का बुरा हाल किया, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार ने जो यहाँ है, क्या उसने गोमती को लखनऊ के अंदर हमको दिखता है, उनको नहीं दिखता है? इसमें मैं एक तो अगर आप समग्र रूप से जल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर जमुना वहाँ गंदी है तो गोमती यहाँ गंदी है। मैं इसमें इसको आपको साफ करना रोकूंगी। चाहिए। जी, मैं आपको रोकूंगी और ये बात कहूंगी, आपने कहा कि दिल्ली की सरकार की अगर वहाँ गलती है तो यूपी की सरकार की यहाँ गलती है। मैं कहूंगी दिल्ली वासियों की वहाँ गलती है और लखनऊ वासियों की यहाँ गलती है। करेक्ट है। क्योंकि इसलिए क्योंकि हम सब से गोमती बनती है, हम सब गोमती का अंश लेते हैं, हम सब गोमती का पानी पीते हैं, हम सब यमुना का पानी पीते हैं। तो हमारा दायित्व क्या है, हमारे प्रयास क्या है? सरकार पैसा दे सकती है, सरकार कौन है? हम ही में से कुछ लोग सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी अगर कहा जाए तो ड्यूटी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। गोमती इस समय जो है बहुत बुरी हालत में है। इसको सोचा जाना चाहिए। इसकी बात, जैसे हम बच्चे हैं, जनता बच्ची है, माँ बाप सरकार है, तो बच्चों की पेंसिल टूटी है, कलम नहीं है, किताब फट गई है, किसे कहेगा? वो अपने माँ अभी बाप से कहेगा। आपके बात का उत्तर आपकी ही बात में, अभी आपने कहा था सरकार बहुत बड़े बड़े फंड्स देती है, लेकिन सिर्फ फंड्स देने से काम नहीं होता है। नहीं, हम ये मान रहे हैं कि हमको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं से हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार हमारी सहयोगी बने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मैं हाईलाइट बार बार कर रहा हूँ कि हमारा छोटा चैनल जरूर है, लेकिन शायद बात दूर तक जाए। और हमारी मीनू जी की बात है, वो दूर तक बात पहुंचाने की माहिर है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि गोमती की हालत पे तरस खाया जाए, चाहे वो हम हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे मीनू जी है, चाहे मीनू जी के भांजे साहब हैं, चाहे मीनू जी के जो भी कनेक्शंस हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि हम गोमती के हालत पे तरस खाएं। और गोमती बहुत काली, शायद यमुना से भी बुरी हालत में है गोमती। और गोमती, हमारे मित्र हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी ने, उन्होंने बहुत प्रयास किया था एज ए डीएम पीलीभीत। गोमती के जो है बहुत सारे सहायक जल स्रोतों को उन्होंने गोमती में मिलाया। तो समय ये है
कि एक भागीरथ से काम नहीं चलेगा। मैंने अखिलेश जी को इंटरव्यू भी किया है अपनी जो श्रृंखला है बूंदों की न टूटे लड़ी उसमें, क्योंकि जहाँ पर पीलीभीत के पास माधव टांडा में गोमती नदी का उद्गम है, तो वहाँ पर जो डीएम्स रहे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या कारण है। अभी देखिए गोमती वहाँ पर अपने उद्गम स्थल पर कई पंचायतों से होकर गुजरती है, गांव ग्राम पंचायतों से होकर। कई सारी ग्राम पंचायतों में गोमती का अस्तित्व ही नहीं है, जी वहाँ पर गोमती है ही नहीं, क्योंकि आपने पाठ दिया है। हमको इसी को सोचना होगा। अगर आप अपनी लाइफ लाइन, आपने कहा कि जो जल है वो हमारे शरीर का रक्त है, खून है। जब खून नहीं होगा, एनीमिक हम लोग ऑलरेडी हैं, हमको एनीमिया को दूर करना होगा, कुछ आयरन लेना होगा और आयरन टॉनिक लेना होगा, और धरती को फिर से एक बार हरा भरा करना होगा, धरती को फिर से जल देना होगा। जल उन जैसे हमने लिया, अगर ईच एक्शन हैज़ गॉट अ रिएक्शन, तो अगर हम केवल लेते रहेंगे, देंगे नहीं, इट शुड बी, देयर शुड ऑलवेज बी एन इम्बैलेंस। एक नाग नथैया का प्रसंग आता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने नाग के फन पे जाके और नृत्य करके नाग का फन कुचला था। वास्तविकता में वो क्या है? वास्तविकता में मैं आपको संक्षेप में बताऊं, वो नदी साफ करने का एक तरीका था। नाग नथैया कर किया यमुना संग इंसाफ। जो कहते थे कि वो नाग रहता है, काला नाग, पानी जहरीला हो गया है, पानी काला हो गया है, इतना ही प्रदूषित हो गया कि आकाश से उड़ता हुआ पक्षी जो है उस विष के प्रभाव से गिर जाता था। बिल्कुल। तो नाग नथैया कर किया यमुना संग इंसाफ, कालिया नाग को वहाँ से हटा दिया। एक बात कहना पूरा चाहूँगी, खत्म कर दूं। हाँ जी, ये हाँ जी। दोहा, नाग नथैया कर किया यमुना संग इंसाफ, हम सब फिर कांधा बने, करे नदी हर साफ। हाय हाय, क्या हम बात सब है। फिर कांधा बने। वाह वाह तो वाह। हमारी मीनू जी आशा है रिटायर होने के बाद और सक्रिय होंगी, सक्रिय हो गई हैं, लोग कह रहे हैं। क्योंकि वो सरकारी जो है वो बंधन जी टूटा। अब आप मुक्त है, बिल्कुल। पिंजड़े की पंछी थी, अब आप मुक्त गगन की पंछी है। और हम लोग को भी अपने मुहिम के साथ जोड़िए, जल जीवन के साथ जोड़िए। लेकिन हम लोग ये बात आपसे, और जो आप कहना चाहें वो आप कह दें, और साथ में वही जल मंगल गीत सुनाना पड़ेगा आपको। कहना चाहूँगी, उड़ने दो ना, अपनी ही बात कहती हूँ। आपने कहा कि मैं आकाशवाणी में जब काम करती थी, और अब लगता है पूरा नभ अपना है। उस समय एक परिधि हमारी थी, एक सरकारी ऑफिसर के रूप में दायित्व अलग थे, हमारी सीमाएं थी, लेकिन अब पूरा नभ अपना है। एक कविता, छोटी सी हाइकू कविता सुनाना चाहूँगी। उड़ने दो ना, उड़ने दो ना, है आंचल ने ठाना, नभ नापना। नभ नापने की मुहिम सबको साथ लेकर, अपनी टीम को साथ लेकर, अपनी बहनों को साथ लेकर कोशिश है जल के माध्यम से। और ये जो बीच में हमारी बात रह गई थी कि जहरीला पानी है नदियों का, एक प्रोजेक्ट मैंने किया था यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, और उसमें क्या था, यूरोपियन ब्रॉडकास्टर्स जो थे, उसमें ये था कि यूरोपियन ब्रॉडकास्टर को इंडिया आना था और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को यूरोप जाके रिकॉर्डिंग करके प्रोग्राम बनाने थे। तो उस समय मैं उस प्रोजेक्ट में मेरा चयन हुआ था, और मैं गई हुई थी वहाँ, यूरोप गई थी, नेदरलैंड्स गई थी, और बेल्जियम में बहुत सारे बहुत बड़े सोते होते हैं जो साफ़ पानी के, जैसे हम लोग मिनरल वाटर यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत से लिया जाता है। तो मेरी जो काउंटर पार्ट थी वो बेल्जियम की थी, तो बारबरा, उनका नाम था बारबरा एंट्यूनिस। तो हम लोगों ने मिलके इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन पे प्रोग्राम बनाना था। तो उस समय जो कंसेप्ट हमने वो लिया था, ऐसे ही समझ में नहीं आता था क्या प्रोग्राम बनाएं। वो इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन पे हम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाना चाहते थे रेडियो के लिए। हम ऐसा कोई नहीं बनाना चाहते थे इनकी बाइट ले ली, उनकी बाइट ले ली, साइंटिस्ट की ले ली।
तो हमने जो कंसेप्ट लिया था, हम लोग बैठ के लॉन में सारे दिन सोचते रहते थे क्या बनाए, क्या समझ में बनाए? नहीं आता था क्योंकि वही वाली बात कि बोरिंग नहीं बनाना चाहते। तो बरबरा कहती थी हम लोग केवल बैठे रहते हैं लॉन में, दिल्ली के एक होटल में, और हम लोग सभी लोग रुके हुए थे और वहाँ पे सब लोग चले जाते थे अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, शूट्स के लिए, लेकिन हम लोग बैठे रहते थे। तो हम सोचते थे हम लोग का कुछ बनेगा ही नहीं, तो अक्सर एक बॉटल पानी हम ले लेते थे और वो ले लेती थी, हम लोग पानी पी पी के बातें करते रहते थे। तभी दिमाग में आया क्यों ना हम लोग वाटर बॉटल से ही अपनी बात शुरू करें। क्या बात है। तो हमने एक कंसेप्ट लिया कि एक, मैंने कहा कि तुम यूरोप की हो, मैं इंडियन हूँ, तो हमने एक कंसेप्ट लिया। और उस समय MTV पर एक प्रोग्राम आता था, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा द बॉटल एंड द ब्यूटीफुल। तो वो डॉक्यूमेंट्री में हमने क्या किया कि 2 वाटर बॉटल की लव स्टोरी बनाई, और इंडियन वाटर बॉटल जो वो गर्लफ्रेंड थी और यूरोपियन वाटर बॉटल बॉयफ्रेंड। तो जो बॉयफ्रेंड है वाटर बॉटल, वो इंडियन वाटर बॉटल से कहते हैं यू आर सो गुड लुकिंग, तुम इतनी अच्छी लगती हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन तुम इतनी गंदी क्यों रहती हो। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी जो मदर है रिवर यमुना वो गंदी है। तो कहा माँ किसी की गंदी? तो कहा नो, माय मदर इज़ पायस, लेकिन शी इज़ फोर्स्ड टू हैव illicit रिलेशनशिप विद सो मेनी इंडस्ट्रीज़। तो इसको लेके हम लोगों ने क्या अद्भुत अद्भुत प्रोग्राम प्लॉट बना। डेवलप किया और फिर वो यूरोपियन जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़ के चला जाता है, कैन नॉट सस्टेन विद यू। फिर वहाँ जाके उसको बहुत याद आती है। तो उस समय वो गाना चला था, तुमसे मिलने को दिल करता है। जी। तो उस गाने को हम लोगों ने लिया था। यूरोपियन वाटर बॉटल जो है वो बॉयफ्रेंड है, वो कहता है तुमसे मिलने को दिल करता है, और वो एक संकल्प लेता है कि हम उसके साथ मिल के क्यों ना हम रिवर यमुना का साफ़ करें। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था। अब इतने सालों बाद लगता है कि उसमें तो नई नई नौकरी थी, उस समय से ही वाटर के लिए प्रेम था, कुछ ऐसा काम करने की इच्छा थी, वो संकल्प कहीं था। न कहीं से दबा हुआ था दिल के अंदर जो निकला। जर्मनी में मैंने देखा उफनती हुई राइन नदी, हमने देखा टेम्स। तो नदियाँ, और ख़ास तौर से मैं ऋषिकेश जाता रहता हूँ। हम लोग लकी हैं कि उत्तराखंड में हैं, तो पानी में से नीचे की मछलियाँ मछलियाँ दिखती रहती हैं। और अगर आप एक आटे की बूंद डालो तो कितनी मछलियाँ आती हैं। काश ऐसी हमारी यमुना होती, ऐसी हमारी गंगा होती। गंगा तो वहाँ पे भी वही गंगा जी हैं, वही यमुना बागेश्वर में है, वही गंगा पौंटा साहब के पास आती है। अद्भुत गंगा है, अद्भुत यमुना है, लेकिन वो राइन की तरह क्यों नहीं बहती। अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में, कितना खूबसूरत नज़ारा है गंगा जी का। बिल्कुल। लेकिन जब हम गंगा जी को देखते हैं कानपुर में, कितनी तकलीफ होती है। तो मैडम आप मेरे ख्याल में 200-300 साल जिंदा रहो और पानी के ऊपर काम करते रहो। हम लोग को भी पानी के साथ जोड़िए, बिल्कुल। अपने मुहिम में जोड़िए। हम लोग छोटा चैनल है, छोटे कोई भी तरीके से छोटा हम लोग चैनल हैं। नहीं होता है, कोई भी छोटा व्यक्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति में आप देखिए, तत्वमसि हमारा वेद वाक्य है, सोहम हमारा आदर्श वाक्य है। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। जब आप एक ये चैनल चला रहे हैं, आप जब पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट अच्छी बातों को कर रहे हैं, उन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। कोई आदमी जो संदेश पहुंचा रहा है वो छोटा कैसे हो सकता है। हम अच्छे हर कार्य बने, हम अच्छे डाकिया बने, हम आप लोग जैसी बातों को जो है पहुंचाएं, और बहुत अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, बात टालिए नहीं, वो लोक मंगल वाला गीत जो आप लोग नदियों के किनारे गाती जी हैं जी 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 हमारे जी। दर्शकों के लिए। जरा एक गैप ले ले, हम याद कर लें। याद कर लीजिए। उमड़त आए है ना हन देवरा, घुमड़त आवे निशान रे, जाए कहो
कोई मोरे सजन से अंगना में कुइया खनवाओ रे। सोने के कलसा मंगाओ मोरे बाबा, रेशम डोर लगाओ रे। जल बूंदन धरती माँ का प्यारी, कुइया में जल सन चाओ रे। कुइयन मंगल गाओ रे, जल का मंगल गाओ रे। विदाई का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम की भी एक समय सीमा है, मीनू जी की भी एक समय की कीमत है। मीनू जी, अभी तो आपको विदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को वादा करिए आप हमेशा आती रहेंगी। अरे बिल्कुल, ये जो पॉडकास्ट आपका शब्द रंग है, इसमें कितने सारे रंग हो सकते हैं। आज एक जल का रंग है, कभी दूसरे रंग होंगे, पूरा स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष। तो हम ज़रूर आएंगे। और आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, अपने मंच पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए राजेश जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और शब्द रंग पॉडकास्ट चैनल को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और जल प्रणाम। जल प्रणाम हमारी ओर से भी। नमस्कार।